हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज अब। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड पेपर में निबंध कैसे लिखें कि टीचर पूरे नंबर दे। आपको मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के छात्रों का हिंदी का पेपर 70 नंबर का होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है जो स्कूल की तरफ से मिलता है। जो उनका 70 नंबर का पेपर होता है उसमें जो है निबंध 6 नंबर का आता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। वैसे यूपी में 6 नंबर का आता है, ठीक है। और बोर्ड अगर बोर्ड की क्लास 12th की बात करें तो जो निबंध होता है उनका वो 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध किस प्रकार लिखें और सही तरीका कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि निबंध इस तरह से लिखा जाता है। फिलहाल मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में अधिकतर से अधिकतर चीजें समझ में आने लगेंगी। और फिर मैं आपको एक निबंध दिखाऊंगा लिखा हुआ जिसे आपको आराम से आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। निबंध लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं वो कुछ चीजें होती हैं जिनको मैंने लिख रखा है, तो मैं आपको धीरे दिखाता हूँ। सबसे पहला होता है निबंध, ठीक है। निबंध के बाद हमें जो तैयार करनी होती है वो होती है रूपरेखा। निबंध के बाद तैयार करनी होती है हमें रूपरेखा। रूपरेखा में भाई होता क्या है, रूपरेखा की अगर हम बात करें तो हिंट, यानी कि आप क्या मतलब बताना चाह रहे हो उसे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना होता है। और उसके बाद होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना या परिचय या भूमिका, तो तीनों एक ही चीज है। आप अलग अलग भाषाओं में समझ सकते हैं उसको। प्रस्तावना लिखिए, ठीक है। प्रस्तावना, परिचय या भूमिका, इसमें होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। फिलहाल आपको मैं कुछ पॉइंट्स गिना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कि आप ऐसे लिखें तो बोर्ड पेपर में आपका पूरा पूरा नंबर आएगा निबंध में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, रूपरेखा के बाद है प्रस्तावना, परिचय, भूमिका। उसके बाद विषय संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, ठीक है। तो जरा इनको देखते हैं। जैसे है, मैंने वृक्षों के महत्व पर निबंध लिखा है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ टॉपिक पे। वृक्षों के महत्व पर निबंध, तो वृक्षों के महत्व पर लिखा है, उस हिसाब से मैंने ये हेडिंग्स जो है बना रखी हैं। ये मेन हेडिंग्स होती हैं। आपको प्रस्तावना के बाद जो हेडिंग लिखनी है ना, वो विषय मतलब जो भी आपका मतलब विषय है। जैसे मैंने यहाँ पे वृक्षों का महत्व लिया है, तो मुझे वृक्षों से संबंधित यानी कि वृक्षों या वनों का है तो वनों से संबंधित चीजें या जो प्रकृति से जो उससे रिलेटेड चीजें हैं उन पे हेडिंग मुझे लिखनी है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने स्वच्छता का आया है, आप स्वच्छता की जगह प्रदूषण का लिख दे रहे हैं बीच में, तो ये चीजें नहीं है। जैसे सब्जेक्ट वाइज लिखना है, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये समझ लीजिए अच्छे से कि मान लीजिए जैसे वृक्षों का महत्व पर हम निबंध लिखे हैं, तो वृक्ष जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और देखिए फिर मैंने हेडिंग्स पे क्या क्या लिखा है। प्रकृति में वृक्षों का योगदान, प्रत्यक्ष योगदान और अप्रत्यक्ष योगदान। तो ये प्रकृति में योगदान के ही पार्ट हैं दो दो, ठीक है। गेम ब्रैकेट बनाया हूं, आपको सही से दिख रहा होगा। उसके बाद उनकी लाभ, हानि, वनों के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, ठीक है। उसके बाद वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं। और सबसे लास्ट में जब आप हेडिंग्स लिख लें टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद लिखते हैं उपसंहार। तो अब इन चीजों को जरा जान लेते हैं कि इन चीजों को कहते क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखिए प्रस्तावना, परिचय। तो परिचय प्रस्तावना आपको आप समझ रहे पाएंगे कैसे लिखा जाता है। प्रस्तावना जो है उससे रिलेटेड टॉपिक जो होता है उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। आप परिचय से समझिए, परिचय से आपको आसानी से समझ में आएगा। परिचय, प्रस्तावना, भूमिका एक ही चीज होती है। जब एक ही चीज है तो परिचय, जैसे मान लीजिए वृक्षों का महत्व है, ठीक है। वृक्षों के महत्व पर है तो मुझे इस पे परिचय लिखना है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा अभी मैं आपको आगे के तथ्यों में बताऊंगा। फिलहाल आप ये हेडिंग याद कर लीजिए। रूपरेखा में आपको क्या क्या लिखना होता है, प्रस्तावना, परिचय, भूमिका। आपके ऊपर है, जो आप इन तीनों में से लिखना चाहें वो लिखें। अधिकतर प्रस्तावना लिखा जाता है, आप प्रस्तावना ही लिखें। उसके बाद विषय संबंधी महत्वपूर्ण चीजें लिखनी है, जैसे टॉपिक रिलेटेड हो जाए, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर स्वच्छता का आया है तो स्वच्छता के ऊपर 5 से 6 हेडिंग आप बनाइए। और हाँ, आप प्रस्तावना के बाद जितना भी है, कुछ लोग होते हैं ज्यादा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रस्तावना तो लिख देते हैं, उसके बाद वो जो है कोई हेडिंग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बस लिखे सिद्ध, लिखे सिद्ध, वो कक्षा 9 का फॉर्मूला लगाते हैं।
ऐसे आपको जिंदगी में नंबर नहीं मिलेगा। 6 नंबर का अगर आप 6 नंबर का अगर आपका निबंध आता है तो टीचर आपको सिर्फ 3 नंबर देगा। अगर आप हेडिंग वाइज लिखते हो तो 6 में से 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप चीजों को समझ लीजिए। आपको टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग लिखनी है। हेडिंग भी ये नहीं कि आपको प्रदूषण का दिया जा रहा है तो आप स्वच्छता के लिए हेडिंग लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो वनों या वृक्षों का महत्व है, यहाँ पे मैं वनों लिखना भूल गया हूँ, वृक्षों का महत्व है। वृक्षों का महत्व आपको ये जो है आपकी क्वेश्चन बैंक में हिंदी की मिल जाएगा। वृक्षों वनों का महत्व एक ही में है। ठीक है, तो मैं वनों लिखना भूल गया हूँ, ब्रैकेट में था, मैं भूल गया हूँ लिखना, तो आप उसको छोड़ दीजिए, यहाँ समझिए चीजों को। ठीक है, लास्ट में आप उपसंहार लिखेंगे। अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे और क्या क्या लिखा जाता है इसमें। ठीक है, तो अब मैंने एक निबंध लिख रखा है यही वाला, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग से आप देखिए तो ये देखिए निबंध। सबसे पहले आप जब निबंध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर एक हेडिंग डालेंगे निबंध, जो टॉपिक होगा, जैसे मैंने वृक्षों के महत्व पर लिखा है, वृक्षों या वनों का महत्व है, वह मतलब वनों लिखना भूल गया हूं, आप लेकिन ना भूलिएगा वहां पे वनों का महत्व। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, इसमें देख लीजिए आप फिर से, निबंध के बाद हमें क्या लिखना है, रूपरेखा। रूपरेखा तैयार करनी है, तो रूपरेखा यानी कि हिंट कि आप क्या क्या लिखना चाह रहे हैं। तो रूपरेखा, रूपरेखा मैंने लिखा है प्रस्तावना या परिचय या भूमिका, पहली हेडिंग। दूसरी प्रकृति में योगदान, प्रत्यक्ष योगदान और अप्रत्यक्ष योगदान। तीसरा वनों से लाभ। चौथा वनों से या वनों के ना होने से हानि। पांचवा वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं। छठा वनों के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। सातवां उपसंहार। अगर आप देखें तो ये जो प्रस्तावना के बाद जितनी भी हेडिंग है, उपसंहार से पहले और प्रस्तावना के बाद की जितनी भी हेडिंग है, सारी की सारी मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी आप हेडिंग बीच में लिख रहे हैं वो आपकी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैंने लिखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना परिचय यानी कि आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना है। ठीक है, तो प्रस्तावना परिचय एक ही चीज है। आपको जैसे मैंने वृक्षों या वनों का लिखा है तो मैंने बताया है कि होता क्या है, जैसे मैंने बता रखा है इसमें प्रस्तावना में, देखिए वन मानव जीवन हेतु बहुत उपयोगी है। मानव आधुनिक समय में वृक्षों के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। जो व्यक्ति वनों से बनते जाना, जिनकी आजीविका वन पर आश्रित है, वे तो वनों के महत्व को समझते हैं, लेकिन जो वनों से नहीं रहते, वनों में नहीं रहते, इनके महत्व को नहीं समझते। वह हमारी धरा, वन हमारी धरा अर्थात पृथ्वी के लिए आभूषण के समान है। अतः कहा गया है वृक्ष धरा के आभूषण है, करते रूप प्रदूषण है। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा प्रस्तावना परिचय में मैंने वन के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है, कि वन क्या क्या है हमारे लिए। ठीक है, और वन का मतलब क्या है, या मतलब वन चीज क्या है। ठीक है, तो ये हमने बताया इसमें। और ये बीच में आप देख रहे होगे कि मैंने वृक्ष धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है, ये लोकतियां या आप अपने विचार से जो भी लिख सकते हैं उसे आप ब्लैक पेन से हेड जो है आपने हेडिंग डाली है उसको खत्म किया, उसके बाद जो है आप ब्लैक पेन से लिखिए इन्वेंटेड कॉमा के अंदर। ठीक है, ये जो चीज लिखते हैं ना आप, ये आपका विचार प्रकट करता है कि आपने क्या मतलब क्या समझ के आप लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये चीजें हैं, टीचर इससे जो है बहुत प्रभावित होते हैं। आगे चलिए देखते हैं, हमने जो नेक्स्ट हेडिंग डाली थी प्रकृति में योगदान। तो अब योगदान हेडिंग आप चाहे कैसी भी बनाए हेडिंग, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होंगी, और टॉपिक से रिलेटेड है अगर आपने सही से टॉपिक पर जो है पढ़ा हुआ है तो रिलेटेड आप आराम से बना लोगे। जब आप टॉपिक से रिलेटेड बनाओगे ना तो आपको पता होगा क्या लिखना है। प्रकृति से योगदान, जैसे देखिए मैंने इसमें आपको बताया था कि मैंने इसमें दो है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान, तो मैंने उन्हीं को लिखा है। वनों का प्रकृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। वनों के योगदान निम्नवत 2 भागों में बांटा गया है, वनों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान। तो आपको जो है प्रस्तावना और ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब वनों का प्रत्यक्ष योगदान, तो वनों का प्रत्यक्ष मतलब जो हमें डायरेक्टली मिलता हो। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्टली, हमको जो चीजें प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स उसमें बना के लिखी हैं। जैसे देख लीजिए आप, का लकड़ी की प्राप्ति, तो यार ये हम तो पेड़ काटेंगे लकड़ी मिल जाएगा, सिंपल सी चीज। ठीक है, दूसरा हेडिंग है जीवन उपयोगी बूटी, कोई नहीं जाना है हिमालय, हिमालय में देखते ही होंगे आप, बड़ी बड़ी जड़ी महात्मा लोग जाते हैं जड़ी बूटी उटी ले आते हैं, वही चीजें हैं। ठीक है,
तो और तीसरा वन्य पशु पक्षियों का संरक्षण। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वन मतलब जंगल, ठीक है, वन मतलब जंगल। पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा जंगल का, वन कानन विपिन, ठीक है। तो जंगल का पर्यायवाची वन। तो वन का मतलब होता है जंगल और वन्य का मतलब होता है वन में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। तो वन्य पशु पक्षियों का संरक्षण, आप जानते हो यार कि शेर चीता आप सिटी में थोड़ी ना रहेंगे, वन ही में रहेंगे, तो उनको संरक्षण वन में ही मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने जो है लकड़ी की प्राप्ति के ऊपर भी मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, जैसे वनों से हमें क्या क्या मिलता है। लकड़ी में बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं, इनसे हमें ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ लकड़ियां व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं, जिसमें जो है देवदार सागौन चंदन आदि की लकड़ियां प्रमुख है तथा फर्नीचर कागज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। जीवन उपयोगी बूटी, ये भी आप लिख दीजिए। बूटी आपको पता ही है, अपने मन से लिखिए, अच्छे से लिखिए, ठीक है। ये नहीं कि सब रट्टा मार के जा रहे हैं, रट्टा मार के जाएंगे आप कभी नहीं लिख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ के जाएं, समझें और चीजों को समझ के लिखें ना, तो अलग ही है, ठीक है। तो और ऐसे ही मैंने इसको भी लिखा है। उसके बाद दूसरा है वनों का अप्रत्यक्ष योगदान। तो वर्षा अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली, जो हमें इनडायरेक्टली मिले, ठीक है। अब देखो वर्षा, ये तो है नहीं कि हमने चाहा और मिल गई, ऐसा तो है नहीं। वर्षा जो है वनों के होने से होती है। आपको पता है कक्षा 5 या कक्षा 6 में पढ़ाया गया होगा कि वन है तो जल है, जल है, जल से वर्षा, वर्षा से पानी, पानी से बूंद, बताया गया होगा आपको ऐसा कुछ, ठीक है। तो वनों का प्रत्यक्ष योगदान, तो भैया प्रत्यक्ष योगदान के लिए हमको जो है पहला हमने हेडिंग बनाया वर्षा, क्योंकि वर्षा जो है अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली आपको मिलती है, ठीक है। क्योंकि आप नहीं चाहते, आप कहते नहीं वर्षा आ जाए वर्षा आ गई, ऐसा तो होता नहीं है, वो एक समय है उसी पे आती है। तो वर्षा, तो इसके लिए भी मैंने कुछ लिखा है, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप जरा इस पे गौर कीजिएगा चीजों पे। वर्षा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि की मानसून पर निर्भरता दृष्टि से वनों का महत्व है। वन वर्षा में सहायक होते हैं, इन्हें वर्षा का संचालक कहते हैं। वर्षा वनों पर ही निर्भर करती है। तो ठीक है, तो अब ये चीजें समझ रहे हैं आप, मैंने वर्षा के बारे में लिखा है। फिर नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने लिखी है, जो इंपॉर्टेंट लगी मेरे को वो लिखी है मैंने, भूमि कटाव पर रोक। तो भाई भूमि कटाव पे रोक कैसे लगती है, तो ये आपको पढ़ाया गया होगा कक्षा 8 या कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, भूमि कटाव पर रोक। मृदा क्षरण आपको पढ़ाया गया होगा, मृदा क्षरण भूगोल में था कक्षा 8 या कक्षा 9 में, तो वो आपने पढ़ा होगा। जिन्होंने वो पढ़ा है तो वो आराम से इसको, इस जो हेडिंग को, इसको आराम से डील कर सकते हैं। भूमि कटाव पर रोक, तो मैंने इस पे लिखा है, जैसे वनों के कारण वर्षा का जल मंद गति से प्रवाहित होता है, अतः भूमि का कटाव कम होता है। वर्षा के अतिरिक्त जल को वन सोख लेते हैं और नदियों को प्रवाह को नियंत्रित करके भूमि के कटाव को रोकते हैं, जिसके फलस्वरूप भूमि की उर्वर शक्ति भी बनी रहती है। ये बात आप भी जानते हो कि अगर किसी चीज को, मान लीजिए हमने किसी चीज को रखा है बीच में और अचानक से, आप छोड़िए एक एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए। अगर आप किसी ढालू सतह पर एक गेंद को रखें किसी चीज की सहायता से लगाकर, ताकि वो नीचे ढालू की तरफ जाए ना, है, उसके बाद आप अचानक से झोंकम झोंक पानी डाल दीजिए तो गेंद नीचे चला जाएगा। लेकिन वही अगर आप धीरे से एकदम पानी डालिए तो वो छूता हुआ निकल जाएगा, लेकिन गेंद नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं। अब मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी है, यही उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो भाई मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब अचानक से वर्षा का जो है जल इकट्ठे हुआ है और नदियों के द्वारा निकल रहा है जोर से, अगर बह जाए तो जो है मिट्टी बह जाती है। अब मिट्टी जब बह जाएगी तो मिट्टी कटेगी तभी तो बहेगी ना। अब ये थोड़ी ना कि पूरा खेत ही खेत उड़ जा रहा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो वो चीजें हैं। अब बाकी का आगे की हेडिंग्स देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है हेडिंग्स जो है, ये नहीं कि याद करके जाना है, याद कभी नहीं करिए, हेडिंग को बनाइए। मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे जो है बताने वाला हूं कि आपको मतलब कोई और टॉपिक आ जाए तो आप सभी विषयों पर निबंध कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वनों से लाभ। तो वनों से भाई हमें लाभ क्या है, आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कक्षा 6 या कक्षा 7 में भी वनों से लाभ और हानि लिखी है। तो वनों से लाभ क्या है, इमारती लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटी प्राप्त होती है, इससे मानव जीवन की सभी जरूरतें पूरी होती हैं, ठीक। तो ऐसे वनों के लाभ हैं। आपको और आते हो तो आप और भी लिख दीजिए, मैंने अभी ज्यादा नहीं लिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग थी मैंने डाला था वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं। तो भैया वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं है क्या,
तो भैया देखिए मैंने इसमें लिखा है वनों से निसंदेह अपार संपत्ति मिलती है। तो वनों से उत्पन्न समस्याएं, वन जनसंख्या, अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो भैया अब उनकी जरूरतें भी होनी चाहिए। लिखाई पढ़ाई करोगे तो भैया कागज भी तो लगेगा पक्के, तो कागज कहाँ से बनेगा? पेड़ से। अब पेड़ पेड़ तो भैया काटोगे तभी चलेगा काम, समझे? तो ऐसे है वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं, तो यही मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। वनों से निसंदेह अपार संपदा मिलती, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वनों को तो काटना प्रारंभ कर दिया, जिससे निरंतर वृक्षों की कमी होती जा रही है और वन संपदा नष्ट होती जा रही है। वृक्षों को लगाने हेतु दिया गया नारा, तो भैया वृक्षों के लिए जो दिया गया नारा था वो क्या था? मेन पढ़ लीजिए, अधिक वृक्ष लगाओ जीवन स्वस्थ बनाओ। तो जब अधिक वृक्ष लगाना और जीवन स्वस्थ बनाने का नारा दिया जा रहा तो भी हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हानि जब आप लिखेंगे ना तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। आपके भाव को व्यक्त करता है कि आप जो है टॉपिक से क्या समझ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी समझ को प्रकट करता है। तो इसलिए ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिखें मैं कहूंगा। उसके बाद किए गए प्रयास मैंने लिख दिया है, ये आप जो है थोड़ा सा पढ़ लें। हेडिंग हेडिंग है, मेन मेन चीजें ये लिखा है। और फिर लास्ट में आती है जो हेडिंग, वो है उपसंहार। तो उपसंहार होता क्या है? उपसंहार होता है निष्कर्ष, यानी कि परिणाम, आंसर, रिजल्ट। तो भैया जो जो उपसंहार है, तो उपसंहार में होता क्या है? देखिए मान लीजिए जैसे आप कोई मैथ का सवाल हल करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप उसका स्क्वायर लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो जो निकल के आता है वो होता है रिजल्ट। तो आपने पूरा निबंध लिखा है, तो इस निबंध से आपने सीखा क्या है? सीख भी बोल सकते हैं हम इसे। तो सीख जो हमें मिली है वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है, और अपने भावों को प्रकट करके इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप निबंध लिखें तो कभी गलत नहीं होगा, टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।